केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन बहुत करीब आ चुका है और आप चाहते हो एक बेस्ट रिवीजन करना, तब तो अगर लास्ट मोमेंट में पढ़ रहे हो या एक बेस्ट रिवीजन करना चाहते हो तो ये वन शॉट वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि बोर्ड्स के बाद सीयूटी का प्यारा कंटेंट इस चैनल पे आप लोग को मिलने वाला है। तो इस वीडियो में आप लोग को केमिस्ट्री एक्सपर्ट हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देंगे जिसके थ्रू बोर्ड्स के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन धमाकेदार वे में हो जाएगी। बाय द वे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक अलर्ट दे देता हूं, केमिस्ट्री के मॉक टेस्ट जो कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, इस पे चल रहा है अभी स्पेशल ऑफर। सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में इसको एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग माय कोड ZAKI99। तो 499 का प्राइस डायरेक्ट आप लोग का 99 का हो जाएगा और इस मॉक टेस्ट के थ्रू आप लोग कंप्लीट बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो देखने के बाद कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस मॉक टेस्ट से कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। फिजिक्स का एग्जामिनेशन दे चुके होंगे, शायद कुछ बच्चे रिलैक्स होंगे और कुछ बच्चे परेशान होंगे। खैर, जो हो गया, जो बीत गया, ना उससे एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस लेना है ना ही उससे अंडर कॉन्फिडेंट होना है, क्योंकि अगला एग्जामिनेशन आपका केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री के लिए मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेकर आ रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ वन शॉट्स। तो यहां पर हमारी सबसे पहली वन शॉट है पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसमें मैं आपको ब्रीफ दूंगा तीनों चैप्टर्स का और फिर करवाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। फिर सेकंड वीडियो होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर सबसे इंपॉर्टेंट होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियो, जिसके अंदर पूरी की पूरी ऑर्गेनिक को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को साथ में अडैप्ट करेंगे। तो यहां पर ये वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, हर एक चीज को डिस्कस करिएगा और साथ में जहां जहां आपको मेरी जरूरत फील होती है उसको कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा, क्योंकि कमेंट्स पे जब आप बातचीत करेंगे तो इंटरेक्शन के साथ साथ आपको आंसर्स भी मिलेंगे। तो बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशंस के बारे में। जी, तो सॉल्यूशन चैप्टर को अगर हम लोग शुरू करें तो बिल्कुल ही बेसिक टर्मिनोलॉजी से बातचीत शुरू होती है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट वेयर सॉल्वेंट प्रोवाइड्स स्पेसेस एंड सोल्यूट गेट्स फिल्ड इनटू दोस स्पेसेस। सॉल्यूशंस को हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं और उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज सॉल्वेंट एंड अनदर इज सोल्यूट। सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहता है, सोल्यूट एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से इफ वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री कंपोनेंट सिस्टम, टू विल बी सोल्यूट एंड वन विल बी सॉल्वेंट। अदरवाइज कॉमन जो से सॉल्यूशंस हैं उसमें एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशंस को बहुत सारे तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर या सॉल्वेंट की स्टेट के ऊपर। तो हम लोग बोलते हैं एज सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। यानी यहां पर सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में हो सकता है, लिक्विड स्टेट में हो सकता है और गैसियस स्टेट में हो सकता है। हमारे सिलेबस में हम बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस की, यानी सॉल्वेंट विल ऑलवेज बी लिक्विड। तो हमारे कितने टाइप के सॉल्यूशंस बन सकते हैं ऐसे? तो तीन टाइप के सॉल्यूशंस बन सकते हैं। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस, जिसका कॉमन एग्जांपल है चीनी वाला पानी। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, जिसका कॉमन एग्जांपल है लेमनेड। ऐसे ही गैसेस इन लिक्विड सॉल्यूशन, जिसका कॉमन एग्जांपल है एरिएटेड ड्रिंक्स। देखेंगे इन बेसिक टर्मिनोलॉजी को, बिल्कुल भी टाइम नहीं खराब करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके बोर्ड पर ऑलरेडी मैंने ये चीजें लिखी हुई हैं। अब इससे आगे बात करते हैं। तो सॉल्यूशंस में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है कंसंट्रेशन। हम मानते हैं कि हम कितनी भी क्वांटिटी में सोल्यूट नहीं मिला सकते। सोल्यूट एक डिजायरेबल क्वांटिटी में ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है। जितना सोल्यूट हम पानी में डालेंगे या सॉल्वेंट में डालेंगे उतना ज्यादा उसका इंपैक्ट पूरे के पूरे सोल्यूशन पे नजर आएगा। और इसी इंपैक्ट को अगर हम मैथमेटिकल टर्म से सीखें तो यह टर्म कहलाती है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन इज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन इन अ सोल्यूशन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कंसंट्रेशन को बहुत सारी टर्म्स से डिनोट किया जा सकता है, जैसे कि मास बाय मास परसेंट, जिसका फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। मास बाय वॉल्यूम परसेंट, जिसका फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ऐसे ही मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और पार्ट्स पर मिलियन
कि सारे फॉर्मूलाज मैंने ऑलरेडी आपके लिए यहां पर लिख दिए हैं। देख लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से, कोई भी चीज को स्किप नहीं करेंगे। बिल्कुल, इससे आगे बढ़ते हैं और चीजों को और थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब हम यहां पर सॉल्यूशंस की एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्टेट की बात करते हैं। हमने जैसे कि कहा कि हम कितना भी सल्यूट सॉल्वेंट में नहीं डिसॉल्व कर सकते। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर सल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा उसको ध्यान से समझें तो वहां पॉइंट आता है अ स्टेट ऑफ नो चेंज का, यानी जितनी क्वांटिटी में आप सल्यूट डाल रहे हैं डिसॉल्व होने के लिए वो डिसॉल्व होगा, लेकिन उतनी ही क्वांटिटी अनडिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जितना क्वांटिटी डिसॉल्व होना था वही मैक्सिमम क्वांटिटी डिसॉल्व माना जाएगा। इस स्टेट ऑफ नो चेंज यानी इस इक्विलिब्रियम को बोलते हैं सैचुरेटेड स्टेट। और सैचुरेटेड स्टेट पे जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए जो कंसेंट्रेशन है वो मैक्सिमम कंसेंट्रेशन होती है, और उसी कंसेंट्रेशन को नाम दिया जाता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को हम एस से डिनोट करते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस इन लिक्विड सॉल्यूशंस की सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करेंगे, और हम यह भी सीखेंगे कि हम सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज या डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। यहां पर अगर हम सॉल्युबिलिटी को समझें या एक लैंग्वेज में पढ़ें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो हम एक एक करके उन फैक्टर्स को भी सीखते हैं। सबसे पहला फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये तीनों टाइप के लिक्विड सॉल्यूशंस पे यानी सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैसेस इन लिक्विड पर बिल्कुल सेम है। क्यों? क्योंकि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट हमारे को हर एक चीज को ऑब्जर्व करवाता है बिल्कुल पार्टिकल लेवल पर, और जब पार्टिकल लेवल पर बात होती है तो जो काम सॉलिड इन लिक्विड में लगना है, लिक्विड इन लिक्विड में लगना है, गैसेस इन लिक्विड में लगना है, दैट विल रिमेन सेम। और क्योंकि ये सेम रहेगा हमें यहां पर इनकी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बातचीत करनी है। इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर हम लोग याद करें तो हमें सिखाई गई थी दो मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज पोलर पोलर इंटरेक्शन, एज नॉन पोलर इंटरेक्शन जिसको आप लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते थे, एज पोलर नॉन पोलर यानी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमारे लिए पोलर पोलर यानी डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है, उसके बाद लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आती है, फिर उसके बाद आती है हमारे लिए डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो उसी तरीके से पोलर बहुत अच्छे से डिसॉल्व होगा पोलर में, नॉन पोलर भी बहुत अच्छे से डिसॉल्व होगा नॉन पोलर में, लेकिन पोलर नॉन पोलर में या नॉन पोलर पोलर में अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगा। और यही रीजन असर्शन में पूछा जा सकता है कि भैया अगर मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं तो आपके एक एग्जाम्पल में सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किस में होगी, तो आपके लिए आंसर हमेशा निकलेगा पोलर इन पोलर या नॉन पोलर इन नॉन पोलर, यानी सिंपली लाइक डिसॉल्व्स लाइक। वहीं पर अनलाइक लेंगे तो अच्छा सॉल्युबिलिटी नहीं आने वाला। तीनों चीजों को मैं यहीं पर खत्म करता हूं। इसके बाद बात आती है इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर को हमें तीन अलग अलग टर्म्स में सीखना पड़ता है, क्योंकि तीनों अलग अलग टाइप के जो उनसे सॉल्यूशंस हैं उसमें प्रेशर का रोल अलग होता है। सबसे पहले हम सॉलिड इन लिक्विड को समझते हैं, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स ऑलरेडी हाईली इनकंप्रेसिबल इन नेचर हैं, ऑलरेडी वो मिनिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं। हम उन पे फर्दर प्रेशर अप्लाई कर भी लें तब भी वहां उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी में चेंज नहीं आने वाला। सिंस पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर हाईली इनकंप्रेसिबल इन नेचर, आप उनको फर्दर स्क्वीज कर दें लेकिन वो स्क्वीज नहीं होंगे, यानी सॉल्युबिलिटी में चेंजेस नहीं आने वाले। लेकिन जब आप लिक्विड इन लिक्विड या गैसेस इन लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो लिक्विड्स या गैसेस आर कंप्रेसिबल इन नेचर और इनके ऊपर प्रेशर का रोल आता है। इनफैक्ट जितना ज्यादा हम प्रेशर लगाएंगे उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ने वाली है। और यहां पर दो इंपॉर्टेंट लॉज आपको सिखाए जाते हैं या सिखाए गए थे। जहां पर गैसेस इन लिक्विड के लिए लॉ लगता है हेनरीज लॉ, वहीं पर लिक्विड इन लिक्विड के लिए लगता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है और उसके ऊपर एसोसिएटेड बहुत सारी चीजें हमें डिस्कस भी करनी है।
तो यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे गैसेस इन लिक्विड सॉल्यूशंस की। यह हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट on solubility of solids in liquids. It is so because solids and liquids are highly incompressible and practically remain unaffected by change in pressure. अब इससे आगे हम लोग बात करते हैं, तो solubility of a gas in liquid, nature of solute and solvent हमने ऑलरेडी देख लिया। अब हम लोग यहां पर लेकर आ रहे हैं हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ कहता है कि आप मान लीजिए एक सोल्यूशन बनाइए, जो आपके गैसेस के पार्टिकल्स हैं, दे हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर। एक गैसेस पार्टिकल का प्रेशर ज्यादा है तो वो ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, और एक का कम है तो वो कम पेनिट्रेट करेगा। इसी चीज को और आगे करें तो हम मान लेते हैं हम सोल्यूशन बनाते वक्त प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें, गैसेस का खुद का प्रेशर यानी प्रेशर एक्सर्टेड, दूसरा अप्लाइड प्रेशर यानी आप जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। अगर गैसेस का खुद का प्रेशर ज्यादा है तो भी वो ज्यादा पेनिट्रेट करेंगे, ज्यादा सोल्यूबल होंगे, और वहीं पर गैसेस पे लगने वाला प्रेशर ज्यादा होगा तो भी उनकी पेनिट्रेशन एबिलिटी बढ़ जाएगी। दोनों ही केस में हायर द प्रेशर अप्लाइड और हायर द प्रेशर एक्सर्टेड, हायर इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट गेटिंग डिसॉल्व्ड। और ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट को हमने उसकी कंसेंट्रेशन और कंसेंट्रेशन में लिया मोल फ्रैक्शन। तो हम लोगों ने हेनरीज लॉ में सबसे पहला स्टेटमेंट दिया, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। फिर चाहे प्रेशर अप्लाई किया जाए या प्रेशर एक्सर्ट हो आपके सोल्यूट की तरफ से, वहीं पर हमने P इक्वल्स टू KHX लिखा, जहां पर हमारे लिए KH है हेनरीज कांस्टेंट, और इस हेनरीज कांस्टेंट को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो इसका यूनिट भी प्रेशर वाला होता है। हम मानकर चल सकते हैं दिस इज द अपोजिंग प्रेशर शोन बाय सोल्यूट पार्टिकल्स। और फिर यहां से अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर ले लूं तो भैया किसी का अगर KH की वैल्यू ज्यादा होगी तो सॉल्यूबल कम होगा, और KH की वैल्यू कम होगी तो सॉल्यूबल ज्यादा होगा। तो उस बिहाफ पर हमने हेनरीज लॉ सीखा फॉर गैसेस इन लिक्विड सॉल्यूशन। इवन हेनरीज लॉ के लिए अगर हम लोग इस बात को समझें तो इसको हम लोग काफी जगहों पर अप्लाई भी करते हैं, हम इसकी एप्लीकेशन भी देखते हैं। हेनरीज लॉ की एप्लीकेशंस अगर आप देखना चाहें तो 3 मेजर एप्लीकेशंस आपकी सीबीएसई में, आपकी एनसीईआरटी में दिखी हैं। वो कौन सी एप्लीकेशंस हो सकती हैं? सबसे पहली एप्लीकेशन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली एप्लीकेशन है एरिएटेड ड्रिंक्स का बॉटलिंग करना। यानी जितनी भी आप बहुत सारी एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन जो बहुत सारी एरिएटेड ड्रिंक्स आप पीते हैं उनकी जब बॉटलिंग होती है तो हाई प्रेशर पर अगर बॉटलिंग होगी तो उसमें ज्यादा फिजीनेस होगी, कम वाले प्रेशर पर उनकी बॉटलिंग होगी तो कम फिजीनेस होगी। इसी तरह से हमारी नेचर भी बहुत सपोर्टिव है हेनरीज लॉ को लेकर। जितना हम अर्थ की तरफ जाएंगे उतना हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है, और जितना हम अवे फ्रॉम द अर्थ जाएंगे उतना हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। तो जब कोई इंसान ऊपर की तरफ हिली एरियाज में ट्रैवल करता है या माउंटेन्स क्लाइंब करता है तो अक्सर उसके आसपास जो क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन है वो कम हो जाती है। अब जब क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन कम होगी तो कम प्रेशर मिलेगा, और कम प्रेशर मिलेगा तो हमारे ब्लड के अंदर भी कम ऑक्सीजन मूव कर पाएगी, और क्योंकि वो लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ब्रेन तक जाएगा वहां पर दिक्कत हो सकती है एनॉक्सिया की। लाइकवाइज जब एक स्कूबा डाइवर एक सिलेंडर लेकर जाता है तो सिलेंडर के अंदर एक कॉम्पोजिशन रहती है, उस कॉम्पोजिशन में नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, लेकिन साथ के साथ हम इनर्ट गैस भी डालते हैं। पहला पॉइंट आता है सर हम नाइट्रोजन क्यों डाल रहे हैं? भैया आज अगर हम लोग सांस ले रहे हैं तो ऐसा लगता है कि भैया हम तो सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे हैं, बट क्योंकि हमारे एयर में कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन में नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, हमें नाइट्रोजन के सामने ऑक्सीजन को इनटेक करना पड़ता है। अब हम बिना नाइट्रोजन वाली गैस पे जाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, इसलिए उस सिलेंडर के अंदर नाइट्रोजन भी होती है। साथ के साथ इनर्ट गैस इसलिए भरी जाती है ताकि थ्रू आउट द प्रॉपर मूवमेंट आपका प्रेशर मेंटेन रहे, और जब प्रेशर ज्यादा रहेगा तो बाहर से गैसेस अंदर नहीं आएंगी, मैं गैसेस सिर्फ सिलेंडर से लूंगा, और क्योंकि बाहर से गैसेस नहीं आएंगी मैं
गैसेस सिर्फ सिलेंडर से लूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जैसे ही बाहर से गैस आई, सपोज नाइट्रोजन बहुत ज्यादा एक्सेस में आ गई, क्योंकि वाटर में बहुत ज्यादा नाइट्रोजन डिसॉल्व होती है, वो ज्यादा क्वांटिटी में आ गई, तो मेरे अंदर यानी मेरी ब्लड वेसल्स के अंदर गैप्स आ सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं बेंड्स, इट मे कॉज डेथ। तो ये एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ हैं जो हमारे माइंड में होनी चाहिए। जल्दी से बेटा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले रहे हो, फिर आगे बात कर रहे हैं। चलिए अब इससे आगे हम लोग रॉल्स लॉ की बात करते हैं। रॉल्स लॉ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, और हर चीज में ध्यान देना जरूरी है। इन द मीन टाइम अगर मैं इसकी बात करूं ये क्या है, तो आई होप आप इस चैनल पे बहुत पहले से जुड़े हुए हो और आपको पता है कि यहां पर पूरी की पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लेकर आ रही है। और क्योंकि मेरा एग्जामिनेशन 28 को है आपके साथ, तो बीच के बचे हुए दिन में मैं चाहूंगा कि आप कुछ मॉक टेस्ट जरूर लगाएं और सैंपल पेपर जरूर सॉल्व करें, ताकि आपको पेपर का पैटर्न समझ में आए। और क्योंकि ये सारा कुछ आपने समझना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दिया हुआ है उसको जरा जाकर स्क्रॉल करिए, चेक करिए और ये कूपन कोड जरूर लगाइएगा, ताकि आप लोगों को बेटर डिस्काउंट्स अवेल हो सके। वापस आते हैं, हम लोग बात करते हैं रॉल्स लॉ की। रॉल्स लॉ से पहले हम कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। हम दो लिक्विड्स को मिक्स करने जा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी लिक्विड्स हैं दे आर वॉलेटाइल, तो मैं यहां पर दो वॉलेटाइल लिक्विड्स को आपस में मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाने जा रहा हूं। तो मेरे लिए वॉलेटाइल लिक्विड इन वॉलेटाइल लिक्विड सोल्यूशन बनने जा रहा है। मेरे लिए, क्योंकि मैंने सोल्यूट भी वॉलेटाइल लिया है और सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल लिया है, तो डेफिनेटली जब मैं उसको एक कंटेनर में लेता हूं तो कंटेनर में उसका कुछ वेपर प्रेशर होगा। तो मैंने यहां पर नोटेशन दे दी है, PA नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट सोल्यूट, ऐसे ही PB नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। PA और PB मैं इन दोनों को मिक्स करके सोल्यूशन बनाऊंगा। तो सोल्यूशन के अंदर हो सकता है इनका वेपर प्रेशर कम या ज्यादा हो, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आता है। तो यहां पर वेपर प्रेशर PA और PB, क्योंकि मैंने मिक्सिंग करी है और मिक्सिंग करने के बाद दो ऐसे सब्सटेंसेस मिक्स हुए हैं जिनका वेपर प्रेशर है, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर यहां पर अप्लाई होता है, टोटल प्रेशर हो जाता है PA प्लस PB। ये टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। डेरिवेशन पे जोर कम देंगे लेकिन फॉर्मूलास को ध्यान रखेंगे, इस वजह से मैंने यहां पर पहले से ये चीजें लिखी हुई हैं। अब क्योंकि मैंने मिक्सिंग करी, तो रॉल्स लॉ क्या कहता है? रॉल्स लॉ कहता है जब आप एक वॉलेटाइल लिक्विड को दूसरे वॉलेटाइल लिक्विड में मिक्स करते हैं, तो वहां पर आपका जो वेपर प्रेशर है, यानी मान लो सोल्यूट का वेपर प्रेशर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितनी क्वांटिटी यानी कितना मोल फ्रैक्शन आपने डिसॉल्व करा। साथ के साथ अगर आप उसको एक रिलेशन में, एक मैथमेटिकल रिलेशन में लेकर आओगे, तो PI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ I। मैंने I इसलिए लिखा है, ये सोल्यूट के लिए भी अप्लाई होता है और सॉल्वेंट के लिए भी अप्लाई होता है। और फिर अगर मैं इसका प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊं, तो PI इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ I इंटू PI नॉट, यानी हमारे लिए प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए जो हमने कांस्टेंट लगाया है वो है वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट। इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे सामने आ सकती है। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं, तो एक छोटी सी डेरिवेशन हम लोग समझते हैं। इस डेरिवेशन में टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस PB। मैंने अभी अभी रॉल्स लॉ से सीखा कि भैया PA इक्वल्स टू PA नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, या PB इक्वल्स टू PB नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब इनको जब मैं पुट करता हूं तो मैं डिराइव करके रिलेशन बना लेता हूं, और इन्हीं रिलेशन की मदद से मैं अगर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में ग्राफ बनाऊं, देखो सिर्फ सोल्यूट होगा तो y इक्वल्स टू mx वाला ग्राफ बनेगा, सिर्फ सॉल्वेंट होगा y इक्वल्स टू mx वाला ग्राफ बनेगा। बट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को जब मैं एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं, तो ध्यान से बात को समझिएगा। अगर मैं सिर्फ सोल्यूट ले रहा हूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 0। अगर मैं सिर्फ सॉल्वेंट ले रहा हूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1, सोल्यूट 0। लेकिन अगर मैं दोनों का मिक्सचर ले रहा हूं तो दोनों की मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होगा। तो मैंने x एक्सिस में मोल फ्रैक्शन लिया और वहीं पर y एक्सिस में मैंने प्रेशर अप्लाई करा। जहां पर मोल फ्रैक्शन मैंने सोल्यूट का 1 लिया है, सॉल्वेंट का 0। जहां पर मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का 1 लिया है तो सोल्यूट का 0 आ रहा है। उस बिहाफ पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुई।
ये लाइन सिर्फ सल्यूट की, ये लाइन सिर्फ सॉल्वेंट की, और ये लाइन है टोटल प्रेशर की। कोई भी अगर वॉलेटाइल लिक्विड इन वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन बनाया जा रहा है तो ये प्रिज्यूम करके चला जा रहा है कि इनकी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर रहेगी, जैसे सल्यूट सल्यूट में थी, सॉल्वेंट सॉल्वेंट में थी, अब सॉल्यूशन में है। जिस वजह से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे सॉल्यूशंस इस ग्राफ को फॉलो करेंगे, और जो जो सॉल्यूशंस इस ग्राफ को फॉलो करते हैं हम बोलते हैं दे ओबे रॉल्स लॉ, और उन सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, कि भाई ऐसा ही सॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, और जो कमियां रहती हैं उन कमियों के बारे में बातचीत हम करते हैं कि हमारे पास ऐसे भी सॉल्यूशंस हैं जो रॉल्स लॉ ओबे नहीं करते। रॉल्स लॉ ओबे करने का क्या मतलब है? आपकी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ सल्यूट की, सिर्फ सॉल्वेंट की, सॉल्यूशन की सिमिलर। भैया आपने सल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, ना चेंज इन वॉल्यूम दिखाई दे, ना चेंज इन एंथैल्पी दिखाई दे, यानी ना हीट रिलीज हो, ना हीट गेन करनी पड़े ऐसा सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो आप उनको क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन हर एक सॉल्यूशन ऐसा तो नहीं होता, आपके बहुत सारे अलग सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो जो सॉल्यूशंस रॉल्स लॉ ओबे नहीं करते, यानी जिनको मिक्स करके, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एब्रप्टली इंक्रीज या एब्रप्टली डिक्रीज कर जाए, वॉल्यूम एकदम से इंक्रीज या वॉल्यूम एकदम से डिक्रीज कर जाए, ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और जहां आप आइडियल सॉल्यूशंस की बात करते हैं वो सारे के सारे रॉल्स लॉ फॉलो करेंगे, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करेंगे। और क्योंकि रॉल्स लॉ वो फॉलो नहीं करेंगे, हम उन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एज पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशंस एंड नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशंस। और जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो ग्राफिकली सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशंस और नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशंस को अलग अलग लिखता हूं। भैया पॉजिटिव डेविएशन कैसे आएगी? सुनना, जब इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम से कम हो जाए, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए, पार्टिकल दीवारों पे ज्यादा टकराएगा, डेविएशन पॉजिटिव, कहीं ना कहीं डेल्टा वी मिक्स ग्रेटर देन 0, डेल्टा एच मिक्स ग्रेटर देन 0, और वहीं पर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो डेल्टा वी मिक्स लेसर देन 0, डेल्टा एच मिक्स लेसर देन 0। तो ये पॉइंट्स बन जाएंगे आपके पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के। इन्हीं पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशंस और नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन को एक पर्टिकुलर, ध्यान से समझना, एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे रखा जाए तो ये बनाकर देते हैं एजियोट्रॉप्स, जहां पर एजियोट्रॉप्स भी दो होते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, भैया बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा किसमें है? आप में, तो नेगेटिव वाले एग्जांपल्स, और लाइकवाइज उल्टे में पॉजिटिव वाले एग्जांपल्स। तो एजियोट्रॉप्स को भी एक बार रीड कर लेते हैं। An azeotrope is a mixture of two or more liquids that has a fixed boiling point in composition. The proportions of the liquid in an azeotrope cannot be changed by simple distillation. There are two types of azeotropes, maximum boiling point azeotropes and minimum boiling point azeotropes. Maximum boiling point azeotropes का जो boiling point है वो higher होगा और minimum वालों का कम होने वाला है। जहां पर हायर मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हो तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स में हायर बॉइलिंग पॉइंट कब आएगा? जब हमारी इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? अगर हायर बॉइलिंग पॉइंट है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो आप नेगेटिव डेविएटेड वाले, आप पॉजिटिव डेविएटेड वाले एग्जांपल्स में माने जाएंगे। यहां पर मैंने नीचे लिख दिया और ऊपर लिख दिया। ये यहां पर ये देखो आपके पास यहां पर लिखा है पॉजिटिव एजियोट्रॉप्स और यहां लिखा है नेगेटिव एजियोट्रॉप्स। ठीक है, तो ये चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा। दोबारा से समझा दूं, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप यानी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है
तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा दिखाई देगी। और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट कब होगा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होगी। उसी के हिसाब से बातचीत की गई है। ठीक है, चलिए इसके बाद रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ नियरली सेम नजर आते हैं। क्यों रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ नियरली सेम नजर आते हैं? उसके पीछे का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन अगर हम लोग समझें तो भैया हमारे लिए रॉल्स लॉ में भी हम जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं उसमें प्रेशर इंट्रोड्यूस करते हैं, और हेनरीज लॉ में भी जो KH है वो प्रेशर का ही तो रिलेशन है। अब मान लो अगर मेरा जो लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन है उसमें जो प्रेशर है, जो आपका लिक्विड इन लिक्विड में वॉलेटिलिटी है, सपोज वो एक्सट्रीमली हाई हो जाए, सॉल्यूट की वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, तो इट विल बिहेव लाइक अ गैस। तो कहीं ना कहीं रॉल्स लॉ एक्ट करेगा एज अ स्पेशल केस फॉर हेनरीज लॉ। देखिए जल्दी से इसको रीड करिए, फिर एक बार ऑब्जर्व करते हैं। चलिए अब इससे आगे बात करते हैं, और इससे आगे हम लोग जो बातचीत करने जा रहे हैं वो बातचीत है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। हमारे पास जो सॉल्यूट्स हैं वो नॉन वॉलेटाइल हो सकते हैं, और जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को आप सॉल्वेंट में डालते हो तो उसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज नजर आती हैं। सर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हैं, और ये अक्सर परेशान करती है बच्चे को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो स्पेशल टाइप की प्रॉपर्टीज हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंडेंट है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सॉल्यूट की वजह से सॉल्वेंट के जो बिहेवियर है उसमें बदलाव ले आते हैं। कैसे बिहेवियर में बदलाव लाएंगे? हमने अगर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल आसानी से मूव कर सकते थे। अब मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन वो सॉल्वेंट की मूवमेंट को रोक रहा है। तो वो सबसे पहली प्रॉपर्टी दिखाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो बॉयल हम देर से होंगे, और जब हम बॉइल्ड हम देर से होंगे तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हमारी फ्रीजिंग देर से होगी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसी तरीके से एक टर्म सीखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, उसकी बात भी करेंगे। क्या होता है सारी चीजें समझा रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार जल्दी से इसको रीड करिए फिर आगे चल रहे हैं। चलिए अगर हम इनके फॉर्मूलाज समझें तो एक एक करके फॉर्मूलाज देखते हैं। सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P0 हमने लिया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। जब हम इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बन जाता है। तो P0 माइनस P अपॉन में P0 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब वर्ड्स को ध्यान से समझना, वर्ड है लोअरिंग और रिलेटिव लोअरिंग। भैया रिलेटिव लोअरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जब लोअरिंग की बात करते हो तो लोअरिंग हुआ यानी डिक्रीज्ड वैल्यू, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लेकिन लोअर्ड वर्ड आ जाए, लोअर्ड वेपर प्रेशर यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाए, तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना? इसी के साथ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी यानी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू केबी इंटू एम। और फिर इसके बाद केबी हमारे लिए एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या कह सकते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जिसका यूनिट है केल्विन पर मोलल। सेम चीज डेल्टा टीएफ पे लगती है, जहां पर डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ इंटू एम, जहां केएफ होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अब बात आती है ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो सबसे पहले वर्ड ऑस्मोसिस समझते हैं। मान लेते हैं मैंने एक किशमिश लिया, उसको पानी में डुबोया, वो कुछ देर बाद स्वेलन अप हो गई। क्या ऐसा हुआ? वहां पर सॉल्वेंट मूव किया बाहर से किशमिश के अंदर। बाहर जो पानी था उसमें सोल्यूट तो नहीं था, तो हम बोल सकते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रेफर्स टू एज ऑस्मोसिस। अब इस ऑस्मोसिस के फिनोमिना को मैं रोकने के लिए अपोजिंग प्रेशर अप्लाई करता हूं। तो तीन केसेस बनेंगे। मेरा लगाया हुआ प्रेशर एक्यूरेट नहीं है, कम रह गया, मेरा लगाया हुआ प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, और मेरा प्रेशर सिर्फ उस ऑस्मोसिस के फिनोमिना को रोक रहा है।
तो मेरा लगाया हुआ प्रेशर अगर ऑस्मोसिस के फिनोमिना को रोकता है, उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जहां पर पाई इक्वल्स टू CRT का फॉर्मूला बनता है। लेकिन अगर कम रह गया तो ऑस्मोसिस होता रहेगा, और उससे ज्यादा हो गया तो फिनोमिना पूरा का पूरा पलट जाएगा, और इस पलटे हुए फिनोमिना को बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। वहीं पर दो ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, अगर उनको कांटेक्ट में लाया जाए तो कोई मूवमेंट नहीं है, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं। लेकिन एक का ज्यादा और एक का कम है तो एक हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन माना जाता है। तो ये आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अब इन्हीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और जोड़ देते हैं। हर बार जब आप सोल्यूट डालते हो पानी में, जरूरी नहीं है सोल्यूट कभी भी डिसोसिएट या एसोसिएट ना हो सकता है सोल्यूट के पार्टिकल्स का बिहेवियर हो पानी में डलने के बाद ही डिसोसिएट होने का, या पानी में डलने के बाद एसोसिएट होने का। तो हमारे लिए जो सोल्यूट है उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया जाता है। ऐसा सोल्यूट जो डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं होता, लेकिन जो सोल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट यानी सेकंड और थर्ड कैटेगरी में फॉल करता है, उसके लिए हमें एक और टर्म सीखनी पड़ती है, और वो टर्म है वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर यानी I इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट अ स्टेज बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन इनिशियली। भाई तुमने 2 पार्टिकल डाले, दोनों जुड़कर एक बन गए तो एंटिटी एक मानी जाएगी, दो नहीं मानी जाएंगी। ऐसे ही कोई सब्सटेंस टूट गया, NaCl डाला टूट गया Na प्लस और Cl माइनस में, आप उसको एक एंटिटी नहीं मानोगे, आप उसको 2 एंटिटी मानोगे। तो यहां पर हमारे लिए वेंट ऑफ फैक्टर यानी I हो जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट अ स्टेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली। अब हम सबसे पहला रखें जहां पर कोई डिसोसिएशन, कोई एसोसिएशन नहीं हो रही, तो उस केस में I की वैल्यू 1 रहेगी, सारी प्रॉपर्टीज जैसी हैं वैसी की वैसी रहेंगी। लेकिन मान लो सेकंड केस में डिसोसिएशन हो रही है, तो डिसोसिएशन भी 2 तरीके से हो सकती है, पार्शियल डिसोसिएशन और कंप्लीट डिसोसिएशन, जहां पर NaCl पूरी तरह से पानी में डलने के बाद टूटकर Na प्लस और Cl माइनस बन गया। मान लो इनिशियली आप 1 थे, आप 0 0, कंप्लीट डिसोसिएशन हुई, आप 0 हो गए, आप 1 हो गए, तो I की वैल्यू जितने आयंस बने उसके बराबर हो जाएगी। लेकिन वहीं पर पार्शियल डिसोसिएशन है, तो भाई कुछ टूटने के बाद इक्विलिब्रियम आ गया, तो इसमें हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेकर आएंगे, और पार्शियल डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा, तो मेरे लिए यहां पर I की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस अल्फा, क्योंकि अल्फा कहीं पर भी 0 से तो बड़ा होगा ना, तो I की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी। लेकिन वहीं पर एसोसिएशन का केस लें, तो एसोसिएशन के केस में भी 2 बन सकते हैं, पार्शियल एसोसिएशन और कंप्लीट एसोसिएशन। कंप्लीट एसोसिएशन डायमर का केस ही ले लेते हैं, A2 बन गया, इनिशियली आप 1 आप 0, कंप्लीट एसोसिएशन आप 0 तो आप 1/2, I की वैल्यू हाफ हो जाएगी, ट्राइमर में 1/3 हो जाएगी। लेकिन पार्शियल एसोसिएशन रहा तो इनिशियली 1 तो 0, पार्शियल एसोसिएशन में 1 माइनस अल्फा तो अल्फा/2, I की वैल्यू 1 माइनस अल्फा/2। फिर दोबारा से एसोसिएशन में I विल बी लेसर देन 1। इनको कैसे यूज करेंगे क्वेश्चंस में देखेंगे, और इंपॉर्टेंटली रहेगा चीजें, क्योंकि न्यूमेरिकल सेगमेंट इसका कंप्लीट होना है, जो कि वीडियो के बिल्कुल एंड में मिलेगा, क्योंकि अब मैं स्टार्ट करूंगा आपके साथ सेकंड चैप्टर यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ब्रीफ डिस्कशन है, फाइल आपको मिल जाएगी, आप आराम से कॉपी करिएगा, देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, और साथ के साथ प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन करवाऊंगा वो एक्सपीरियंस कहता है पेपर में जरूर दिखाई देंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहा हूं, जल्दी से इसको देख लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। चलिए,
तो अब हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज अ चैप्टर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्सटेंशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है, एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है। जहां पर रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती है, उसको आप रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हो। अब इस रिडॉक्स रिएक्शन की मदद से हम कुछ ऐसे सेटअप्स बनाते हैं जिसके अंदर अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाए तो केमिकल रिएक्शन होती है, वहीं पर केमिकल रिएक्शन यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाकर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी प्रोड्यूस कर सकते हो। इन इक्विपमेंट्स को आप सेल्स बोलते हो, जहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, केमिकल रिएक्शन करवाकर उसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हो, और जहां पर उल्टा किया जाए उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये आपके पास एक छोटा सा बेसिक सा पोटेंशियल है, जहां पे प्रिंसिपल है अगर आपका कन्वर्टिंग केमिकल रिएक्शन और केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, एंड लाइकवाइज वाइसा वर्सा तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इसके लिए अगर हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लेकर चले, हम लोग सेल सेटअप करते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा फास्ट रहूंगा चीजों के अंदर, कि आपके लिए एनोड और कैथोड दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को रखा जाता है, उनको कनेक्ट किया जाता है वायर की मदद से और सॉल्ट ब्रिज की मदद से। अगर वायर पे एक्सटर्नल पोटेंशियल ना लगाया जाए तो उस पोटेंशियल को हम जीरो मान लेते हैं, लेकिन अगर मैं उसके साथ एक एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाऊं लेकिन उसका पोटेंशियल मेरे इस डिराइव्ड सेल के पोटेंशियल से कम रहता है तो इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना होता है। लेकिन अगर मेरा पोटेंशियल ज्यादा है यानी एक्सटर्नल अप्लाइड पोटेंशियल ज्यादा है तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा और यहां पर शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। तो इसी एग्जांपल में हम लोगों ने एक सेल लिया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा सकता है, बहुत सैंपल पेपर्स में दिया गया है कि आप कंडीशन रखते हो कि मैं इतना पोटेंशियल लगा रहा हूं और मुझे बताइए जब मैं इतना पोटेंशियल लगा रहा हूं तो कौन सा फिनोमेना चल रहा है। तो मैंने यहां पर जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट का एक सेल बनाया। उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी ई नॉट सेल है वो तकरीबन 1.10 वोल्ट है। अब मैं एक्सटर्नल सोर्स लगाऊं अगर 1.10 वोल्ट से कम तो इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना चलेगा, जहां एनोड है वहां एनोड, जहां कैथोड है वहां कैथोड, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही मैं 1.1 वोल्ट से ज्यादा का पोटेंशियल लगाता हूं पूरा का पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना इलेक्ट्रोलिटिक में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एनोड कैथोड बन जाता है और कैथोड एनोड बन जाता है। तो ये चीजों को रीड जरूर करिए क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है, जल्दी से देख लीजिए। आई होप क्लियर है। अब हम लोग यहां पर बात करते हैं सबसे पहले ऐसे सेल्स की जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना होता है। हमें बताया गया ई नॉट सेल की वैल्यू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होती है इन रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन हर एक सेल जो कि इक्विप्ड है कुछ कंसंट्रेशन के साथ, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन वेरी कर सकती है, बहुत सारे टर्म्स वेरी कर सकते हैं, तो हर बार स्टैंडर्ड वैल्यू या स्टैंडर्ड सेल वैल्यू नहीं आए। तो हमें यहां पर सबसे पहले सिखाई गई नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन ने हमें वर्ड निकाल कर दिया ईएमएफ या ई सेल, जहां ईएमएफ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और फॉर्मूला दिया गया ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ नेचुरल लॉग ऑफ क्यूसी, और एट 298 केल्विन ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.05912 अपॉन में एन लॉग ऑफ क्यूसी। इस टाइम पर ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। वहीं पर हमारे पास एनोड पर रिएक्शन होगी, कैथोड पर रिएक्शन होगी, जिसको मिलाकर ओवरऑल रिएक्शन लिखी जाएगी, और उस ओवरऑल रिएक्शन की मदद से क्यूसी निकलेगा और एन की वैल्यू निकलेगी। अब रिप्रेजेंटेशन एक सेल की किस तरीके से होती है जरा देखें ध्यान से। तो हमारे लिए मान लीजिए एक सेल है ए सॉलिड सिंगल स्लैश ए प्लस एक्स मोलर
डबल स्लैश बी प्लस वाई मोलर सिंगल स्लैश बी सॉलिड। मुझे ऑलरेडी ई नॉट ऑफ बी प्लस स्लैश बी दे रखा है ए वोल्ट, और ई नॉट ऑफ ए प्लस स्लैश ए दे रखा है बी वोल्ट। तो इन दोनों से मैं ई नॉट सेल निकाल सकता हूं। जब न्यूमेरिकल देखेंगे तो सारी चीजें आपको पता चलती हैं। सपोज ई नॉट सेल की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। और वहीं पर इससे अगर मैं इक्वेशंस फ्रेम करूं तो एट एनोड A gives A plus 1 electron, at cathode B plus 1 electron gives B, और overall equation नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस आउट कर लेते हैं तो A plus B plus gives B plus A plus। तो QC यहां से ही बन सकता है कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस। ये इक्वेशन वेरी करेगी हमेशा। और N की वैल्यू आज कोइंसिडेंटली यहां पर 1 है, कल को कोई और भी हो सकती है। तो यहां से ये सारी टर्मिनोलॉजी, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल हमें ओवरऑल इक्वेशन देता है। कभी कभार क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली ओवरऑल इक्वेशन दी होती है, उसको इस्तेमाल करना हमारे लिए काफी इजी रहता है। तो जिसके न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पूरी की पूरी वीडियो के एंड में आपको दिखाई देंगे। तीनों चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, मिस नहीं करने हैं। एक एक चीज एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगी, इसलिए बिल्कुल भी डिस्कशन से बाहर मत निकलिएगा। कह सकते हैं ये एक वीडियो आपके 19 से 25 मार्क्स का वेटेज कैरी कर रहा है। लाइकवाइज अगली वीडियो में भी ऐसा ही रहेगा, और उससे अगली वीडियो तो ऑर्गेनिक की है जो कि तकरीबन 33 मार्क्स की वेटेज कैरी करती है। तो हर एक चीज को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। जल्दी से इसको देखेंगे। अब नर्स इक्वेशन को ही इससे आगे देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। हम लोग यहां पर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो एट इक्विलिब्रियम QC gets converted to KC, E cell becomes 0। तो आपका जो फॉर्मूला है वो बन जाता है E नॉट सेल इक्वल्स टू 0.05912 अपॉन में n log ऑफ KC। और इसी तरह से गिब्स फ्री एंथैल्पी का रिलेशन भी बनता है डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू -NF E नॉट सेल। कुछ बच्चे अगर ये सोचें कि भाई F क्या है, तो ये फैराडेज कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 96500 कूलम आप लिखकर लेके चल सकते हो। तो इस चीज को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। हम पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स की, और फिर उससे आगे वापस आएंगे हमारे कंडक्टिंग मीडियम्स पे भी। तो यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स अगर हम लोग देखें कि जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं, तो कुछ केमिकल रिएक्शंस कंडक्ट हो रही हैं। वो केमिकल रिएक्शंस अगर हम लोग एनोड पर देखें और कैथोड पर देखें तो दोनों साइड में कंडक्ट होती हैं। तो इसके लिए हमें फैराडेज ने 2 लॉज दिए, जहां पर पहला लॉ बताता है कि हम अगर एक सेटअप को इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो जितनी ज्यादा टाइम के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ज्यादा रिएक्शन किसी भी इलेक्ट्रोड पर होगा। सेकेंड लॉ हमें बताया गया कि भैया अगर आप किसी 2, 3, 5 सेल्स को या तो सीरीज में कनेक्ट कर दो या सब में चार्जेस सेम पास करो तो ग्राम इक्विवेलेंस डिपोजिशन भी सेम होगी। ये लॉस पूछे जा सकते हैं और इनका न्यूमेरिकल बिल्कुल पेपर में दिखता है, जो कि एंड में करना बहुत जरूरी है। तो जल्दी से लॉस को रीड कर रहे हैं हम। अब ये चीज होने के बाद हम लोग वापस आते हैं आपके कह सकते हैं कंडक्टिंग मीडियम से, क्योंकि हम लोग वायर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो कंडक्टिंग मीडियम को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कंडक्टिंग मीडियम अगर हम वायर्स को ही मानकर चलें तो हमारे लिए कंडक्टिंग मीडियम जनरली सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में हमने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस को भी कंडक्टिंग मीडियम माना। तो पहले हम लोग सारी की सारी बातें सॉलिड कंडक्टर या सॉलिड रेजिस्टर के हिसाब से पढ़ेंगे, फिर उसको आगे चलेंगे और लेकर बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस की।
तो वो बेसिक टर्म्स जो आपकी क्लास 10th में इस्तेमाल हुई थी, रेजिस्टेंस जिसको आप R से डिनोट करते हो, कंडक्टेंस जिसको आप C से डिनोट करते हो, जहां पर कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और जितना ज्यादा कंडक्टेंस होगा उतना कम रेजिस्टेंस होने वाला है। इसी के साथ यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, इसी तरह से यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और फिर सेल कांस्टेंट यानी लेंथ अपॉन में क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहां पर अगर हम फॉर्मूलाज लिख लें तो R इक्वल्स टू रो L बाय A, C इक्वल्स टू K A बाय L, R इक्वल्स टू 1 बाय C, K इक्वल्स टू 1 बाय ऑफ रो, और सेल कांस्टेंट हमारे लिए है L अपॉन में A। हर एक चीज का यूनिट है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम लिया जाता है, कंडक्टेंस का यूनिट हम लोग सीमेन लेते हैं। इसके अलावा हमारी यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी या यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी का भी यूनिट रखा जाता है एज ओम सेंटीमीटर और ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो उसके हिसाब से हम लोग लेकर चल सकते हैं। यहां पर अगर हम लोग रो की बात करें तो रो का जो सा यूनिट होगा दैट विल बी योर ओम सेंटीमीटर, और वहां पर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है ना। तो इसी के आगे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इससे आगे बढ़कर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस को यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंडक्टर्स। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां सॉलिड कंडक्टर लिया जाता है उसमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहीं पर जब आप इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लेते हो तो चार्ज कैरियर आयंस बन जाते हैं। और क्योंकि जब आयंस आए हैं, आयंस की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी से वेरी करती है, क्योंकि साइज बड़ा या डिफरेंट हो जाता है, तो कंसेंट्रेशन का रोल आता है। इसलिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं लैम्डा एम। अब लैम्डा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, लेकिन लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, तो हमारा फॉर्मूला बन गया लैम्डा एम इक्वल्स टू के बाय सी। और अगर इसको मैथमेटिकली हम लोग अपने कन्वीनियंट यूनिट्स के साथ रखेंगे तो लैम्डा एम इक्वल्स टू 1000 के बाय सी। अब यहीं से हमें क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यूज चाहिए थी तो हम लोगों ने डाइल्यूशन करना शुरू करा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस की, और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस को इतना डाइल्यूट कर दिया कि एक मैक्सिमम लैम्डा एम की वैल्यू आई और वो कांस्टेंट थी। उसी को हमने बोलना शुरू कर दिया लैम्डा एम नॉट, यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो हम कह सकते हैं जब कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो, लैम्डा एम अप्रोचेस टू अ मैक्सिमम कांस्टेंट वैल्यू कॉल्ड लैम्डा एम नॉट। इसमें ही हमें कोलरॉश लॉ सिखाया गया, जहां पर कोलरॉश लॉ हमें कहता है, मैं स्लाइड ओपन कर देता हूं, जहां पर कोलरॉश लॉ हमें कहता है कि भैया मान लो मेरे पास NaCl है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर NaCl की देखोगे तो वो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Na प्लस और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी Cl माइनस के बराबर होगा। ऐसे ही कोई बोल दे कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl की ज्यादा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl से, तो भाई रीजन जरूर Na प्लस होगा K प्लस के कंपैरिजन में, क्योंकि बाकी आयंस तो कॉमन है और कॉमन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन में सेम रहने वाली है। इसी के साथ हमें पढ़ाए गए स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, जहां पर हमें सिखाया गया या बताया गया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होती, लेकिन जब आप वीक इलेक्ट्रोलाइटिक लेकर आते हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लेकर आते हो तो लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट की वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को हमने एक रिलेशन से डिफाइन करा, लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस AC रेज़ टू द पावर 1/2, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम लोग ऐसी बातचीत नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस का कॉन्टेक्स्ट था। यहां से हम लोग आगे बढ़कर एप्लीकेशंस की बात करते हैं, बट चाहूंगा आप एक बार इसको प्रॉपरली रीड कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है। चलिए, तो इससे आगे दो बड़े बेसिक से लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हो टॉपिक्स हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेटली इन टॉपिक से ही बनेगा। एप्लीकेशन ऑफ योर सेल्स, तो हमारे पास जो डेली बेसिस पे जो इक्विपमेंट्स आते हैं जिनको हम सेल्स की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो दो कैटेगरीज के होते हैं, या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स जिनमें सिर्फ केमिकल रिएक्शंस होती हैं और आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डेसिपेट करवा लेते हो, लेकिन सेकेंडरी सेल्स जिनको आप चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की साइकिल में लेकर आते हो। तो ऐसे 4 सेल्स आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंटली हैं।
इसके अलावा फ्यूल सेल्स, अगर हम लोग बोलें तो हमारे पास जो फ्यूल सेल्स हैं यानी जो नेचर से मिलने वाले सब्सटेंसेस है, अगर हम उनको इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें तो हम उनको फ्यूल सेल्स बोलते हैं। और कॉमन फ्यूल सेल्स है H2 और O2। ये पहले दो आपके पास प्राइमरी सेल्स हैं और उसके बाद दो आपके पास सेकेंडरी सेल्स हैं। मान लीजिए ये टेबल अगर आपने याद कर लिया तो डेफिनेटली 2 मार्क्स आपके बन जाएंगे। देखिए जल्दी से, और फिर उससे आगे हम लोग बात करते हैं जी। अब इससे आगे अगर हम इसी एप्लीकेशन पे बात करें तो कोरोजन, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी है खास करके डेवलपिंग कंट्री की, ये भी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन है रिडॉक्स रिएक्शन की, जहां पर हमारा आयरन अगर पर्टिकुलरली करोड हो रहा है तो उसको आप रस्टिंग ऑफ आयरन बोलेंगे। और रस्टिंग ऑफ आयरन हो या किसी भी मेटल का करोजन हो, मेटल गेट्स ऑक्सीडाइज और वहीं पर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में पानी की वजह से और नेचर में पड़ी हुई गैसेस की वजह से यानी CO2, SO2 वगैरह की वजह से रिडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है और सेल एस्टैब्लिश होता है। तो हमें करोजन का फिनोमिना बिल्कुल माइंड में होना चाहिए, हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की इक्वेशन माइंड में होनी चाहिए, साथ के साथ यहां पर जो सेल एस्टैब्लिश हो रहा है वो माइंड में होना चाहिए। इसके अलावा इस प्रोसेस को इनिशिएट कौन करवाता है? तो जो नेचर में या जो आपकी सरफेस पे पानी पड़ा होता है उसको अगर नेचर से CO2 मिल जाए तो इट प्रोड्यूसेस H2CO3 which releases H+ ions। तो ये आपके लिए काफी कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ये रीड करने के बाद हम लोग कह सकते हैं करोजन प्रिवेंट करना चाहते हैं और प्रिवेंशन के लिए सिंपल सा मेथड है कि मेटल का एयर से कांटेक्ट खत्म करा जाए, फिर चाहे पेंट करके, लुब्रिकेट करके, सैक्रिफाइसिंग एनोड लगाकर, बहुत सारे मेथड्स हैं जिनकी वजह से आप ऐसा कर सकते हो और अपने मेटल को बचा सकते हो। इसके बाद लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों मैं ऐसा कह सकता हूं ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि अक्सर बच्चा इस टॉपिक को नजरअंदाज कर देता है। कुछ बेसिक से पॉइंट्स आपको माइंड में होने चाहिए, ये टॉपिक अपने आप में स्मूथ हो जाएगा। जैसे कि व्हेन इलेक्ट्रोलाइटिक सेटअप इज फेड विद इलेक्ट्रिसिटी देयर आर अ सर्टेन प्रोडक्ट्स फाउंड एट इलेक्ट्रोड्स। एट एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव स्पीशीज अप्रोच। एट कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव स्पीशीज अप्रोच। कीपिंग इन माइंड द बेटर अप्रोचिंग रिएजेंट विल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस फर्स्ट। कैसे? कुछ एग्जाम्पल से पहले हमें कुछ इक्वेशंस याद होनी चाहिए, फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। तो यहां पर इक्वेशंस हमारे पास, मान लीजिए ध्यान से सुनना, जो इलेक्ट्रोलाइट है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं वो 2 तरीके का हो सकता है। वन इज मोल्टन एंड सेकेंड इज एक्वस। देखिए जब मोल्टन होगा, सपोज मैंने बोला मोल्टन NaCl, तो भाई वहां पर से 2 आयंस होंगे, एक Na+ और एक Cl-। लेकिन जब मैं बोलता हूं एक्वस NaCl तो वहां पर 4 आयंस होंगे, Na+, Cl-, साथ में H+ और OH-। तो जहां एक्वस वर्ड आ गया वहां पर कहीं ना कहीं वाटर भी कंट्रीब्यूशन में आ गया। या तो वाटर में H+ आयंस और OH- आयंस जो उनसे हैं वो आपके लिए ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होते हुए नजर आएंगे। और हो सकता है अगर वो रिड्यूस या ऑक्सीडाइज ज्यादा अच्छे से हो रहे हैं तो वो आपके प्रोडक्ट्स फॉर्म करें, ना कि आपके यूजुअल आयंस जो आपके सब्सटेंस ने दिए हैं। इसके लिए आपको कुछ चीजें माइंड में रखनी है। सबसे पहली चीज जो आपको माइंड में रखनी है, आपको वाटर की ऑक्सीडेशन की और वाटर की रिडक्शन की इक्वेशन याद होनी चाहिए। ये नीचे जो इक्वेशन दे रखी है भैया, अगर आपने ये याद कर ली और एक छोटी सी ट्रिक जो अभी सिखाने जा रहा हूं वो याद कर ली, टॉपिक अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। याद होने के बाद स्क्रीनशॉट देख सकते हो, फाइल शेयर हो जाएगी। ये याद होने के बाद आप इधर आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेटल्स फॉर ग्रुप 1, 2 एंड 3 वाटर इजिली रिड्यूस इन कंपैरिजन टू मेटल। भाई मोल्टन स्टेट नहीं, एक्वा स्टेट की बात चल रही है, और एक्वा स्टेट में अगर पानी साथ में है तो पानी रिड्यूस होगा इनके कंपैरिजन में। लेकिन बाकी मेटल्स हुए तो बाकी मेटल्स आसानी से रिड्यूस होंगे, पानी नहीं होने वाला। ऐसे ही एनायंस लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज ऑक्सीडाइज इजिली इन कंपैरिजन टू वाटर। यानी ये होंगे तो ये ऑक्सीडाइज होंगे, पानी नहीं होने वाला, लेकिन बाकी हुए तो पानी होने वाला है। तो अब एग्जांपल्स में आते हैं। मैंने NaCl एक्वस ले लिया, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लिए, क्योंकि जब अगर मेरे पास मेटालिक इलेक्ट्रोड्स होंगे तो सारा काम उन्होंने करना है, इनर्ट में इन्होंने कुछ नहीं करना।
तो जब मैंने एक्वस NaCl लिया तो मेरे पास 4 आयंस है, Na प्लस H प्लस Cl माइनस OH माइनस। अब Na ग्रुप 1 को बिलोंग करता है तो स्टेटमेंट के हिसाब से चले, H प्लस इजिली रिड्यूस, Cl माइनस इजिली ऑक्सीडाइज, इक्वेशन दोबारा से देखते हैं। एक्वस AgSO4, Ag प्लस SO4 2 माइनस, मतलब Ag2 प्लस SO4 2 माइनस H प्लस OH माइनस। अब Ag तो हमारा ग्रुप 1 2 3 में से नहीं है तो उसके लिहाज से चीजें दी गई, एंड लाइकवाइज। तो ये तरीके से वहीं पर अगर हमने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स की जगह पर सिल्वर इलेक्ट्रोड्स ले लिए तो भैया सारी कहानी इनके आसपास ही होगी, ये देख लो ध्यान से। तो ये हमारे लिए सेकंड चैप्टर का क्रक्स है। इसके आगे हम लोग थर्ड चैप्टर की बात करेंगे, बट दोबारा से बोल रहा हूं यार, मेरे साथ वन शॉट की प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चंस को देखोगे, थ्योरी को रिवाइज कर रहे हो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सैंपल पेपर्स को, आपके मॉडल टेस्ट पेपर्स को सही ढंग से पढ़ना, रिवाइज करना, रिकॉल करना, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है, उस लिंक को फॉलो जरूर करिए, देखिए, NN50 का कोड लगाइए, आपके पास बहुत ही नॉमिनल प्राइस के ऊपर वो मॉडल टेस्ट पेपर्स या सैंपल पेपर्स आ जाएंगे, उनको अवेल करना मत भूलिएगा। तो इससे आगे हम लोग बात करते हैं, जल्दी से इसको पहले देख लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए अब थर्ड चैप्टर की बात करते हैं, और थर्ड चैप्टर हमारे लिए जो सा है वो है केमिकल काइनेटिक्स, फिजिकल का थर्ड चैप्टर है। जल्दी से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो यहां पर हम लोग जब केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है? देखो, हम किसी भी रिएक्शन को जब प्रोसीड करवा रहे होते हैं तो उसको अगर हम ऑब्जर्व करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो बहुत सारे चेंजेस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, हम उसका मैकेनिज्म जान सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जान सकते हैं। तो ये सारी स्टडी जिसके अंदर आप किसी रिएक्शन को टाइम के रेफरेंस पे समझने की कोशिश करते हो उसको बोला जाता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का सिंपल सा मीनिंग है कि किस तरीके से रिएक्शन अकरेंस में आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चाहे उसमें रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का डीकंपोजिशन देखो, चाहे प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन देखो, दोनों ही मिलाकर आप रिएक्शन के बारे में बहुत कुछ बता सकते हो। तो सबसे पहली चीज अगर हम लोग समझें तो केमिस्ट्री बाय इट्स वेरी नेचर इज कंसर्न्ड विद चेंज। Substances with well-defined properties are converted by chemical reactions into other substances with different properties. For any reaction, chemists try to find out first the feasibility of a chemical reaction, and second, the extent to which reaction will proceed can be determined from a chemical equilibrium, and third, speed of chemical reaction. तो यहां पर जो हम स्पीड की बात कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प करती है काइनेटिक्स के बारे में बात करने के लिए। अब काइनेटिक्स के लिए हमें कहीं ना कहीं एक रिएक्शन पता होनी चाहिए, और रिएक्शन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट्स का डीकंपोजिशन, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हेल्प करता है रेट ऑफ रिएक्शन एनालाइज करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं रिएक्शन लेता हूं AA प्लस BB गिव्स C प्लस DD, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1 बाय A इंटू DA बाय DT। यहां पर चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, और 1 बाय रेसिप्रोकेशन कर दिया, यानी रेसिप्रोकेट कर दिया कोफिशिएंट को, यानी अगर यहां पर कोफिशिएंट 3, 5, 7, 10 है तो डीकंपोजिशन फास्टर होगा लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगी। तो उसको इक्वेट करने के लिए हमने रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई करा है, और रिएक्टेंट के टाइम पर नेगेटिव से मल्टीप्लाई इसलिए करा है क्योंकि आपकी स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। लाइकवाइज प्रोडक्ट के टाइम पर पॉजिटिव रखा है, यूनिट कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। अब ये तो एक तरह से ओल्ड मेथड है, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जो सिर्फ रिएक्टेंट की डीकंपोजिशन या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन पर डिपेंडेंट नहीं है। तो हम लोग यहां पर कुछ ऐसे फैक्टर्स लेकर आते हैं जो हमें बताएंगे बेटर तरीके से कि एक रिएक्शन को कैसे पढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहला जो हम फैक्टर लेकर आए दैट वाज रेट लॉ। रेट लॉ इज कंप्लीटली इंस्पायर्ड फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन, बट इसमें चेंजेस हैं। इसमें क्या चेंजेस हैं? हम दो तरीके की रिएक्शन लेकर चलते हैं। पहली, मान लेते हैं मेरी रिएक्शन है एलिमेंट्री रिएक्शन। सपोज मैं बोलता हूं मेरी रिएक्शन है A प्लस B गिव्स C, और मैं बोलता हूं ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। फिर तो भैया लॉ ऑफ मास एक्शन ही मेरा रेट लॉ डिफाइन कर देगा। ये कह देगा रेट
इक्वल्स टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू द पावर 1 बी रेस टू द पावर 1। लेकिन अगर मान लो ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन निकली, यानी एक से ज्यादा स्टेप्स वाली है, तो मेरी सारी की सारी रेट ऑफ रिएक्शन स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंडेंट हो जाएगी। और इस टाइम पे रेट लॉ बहुत इफेक्टिव हो जाता है, जहां पर रेट लॉ कहता है कि अगर एक रिएक्शन है तो उस रिएक्शन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो उस रिएक्शन के बेसिस पे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए रेस टू द पावर अल्फा बी रेस टू द पावर बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर स्पेशल कोफिशिएंट्स। ये भैया स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट सिर्फ तब होंगे जब एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, अदरवाइज ये स्पेशल कोफिशिएंट्स माने जाएंगे। और क्योंकि ये स्पेशल कोफिशिएंट्स माने जाएंगे, इन दोनों का सम करें तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन माना जाता है। वहीं पर एक और टर्म है मॉलिक्युलैरिटी, यानी रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप पे, इनिशियल स्टेप पे कितने मॉलिक्यूल्स आकर आपस में कोलाइड करते हैं रिएक्शन को परसिस्ट करने के लिए। तो ये आपका छोटा सा कॉन्टेक्स्ट है, इसमें से आपके 1 मार्कर 2 मार्कर क्वेश्चंस बन सकते हैं। इससे आगे हमें सिखाया जाता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, यानी हमारे लिए कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी रेट लॉ को फॉलो करती हैं। उनके लिए हमने कुछ न्यूमेरिकल फंडामेंटल्स प्रूव करने के लिए कुछ फॉर्मूलाज डिराइव करे, ताकि कल को हम उनको इस्तेमाल करें तो हम बता सकते हैं कि भैया 10 साल बाद ये इतना डिके हो जाएगा या 50 साल बाद इतना डिके हो जाएगा। इवन हमारी जितनी भी रेडियो एक्टिव डिकेज हैं वो तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती हैं, चाहे कार्बन डेटिंग की बात करें वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करती है। तो हमें यहां पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डेरिवेशन करके दी। डेरिवेशन अब क्योंकि एनालिटिकल पेपर बनने लग गया है तो इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला में हमने एक वर्ड लिखा है हाफ लाइफ, यानी अगर मैं इनिशियल कंसेंट्रेशन x ले रहा हूं तो कितने टाइम में जो मेरी कंसेंट्रेशन है वो x/2 हो जाएगी, और वो जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। तो यहां पर हाफ लाइफ को मैं अगर ध्यान से देखूं, दैट इज डिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसेंट्रेशन। भैया मैं अगर एक रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन 50 ले रहा हूं और एक की 500 ले रहा हूं, तो 500 से 250 आना और 50 से 25 आने में डिफरेंट टाइम लगेगा, 500 से 250 आने में टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन जब मैं फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन करता हूं तो फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन में मुझे एक तो फॉर्मूला मिलता है KT इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन बाय फाइनल कंसेंट्रेशन, बहुत इस्तेमाल में आएगा, बहुत न्यूमेरिकल्स हैं इसके। और वहीं पर साथ में KT हाफ इक्वल्स टू 0.693। इसमें हमारी इनिशियल कंसेंट्रेशन पे हाफ लाइफ की डिपेंडेंस नहीं है, यानी 100 लो, 500 लो, 5000 लो, 50,000 लो, अपने के हाफ पे आने के लिए जो टाइम लगेगा सबको बराबर लगेगा। तो हमारे लिए ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, रीजन असर्शन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन चाहूंगा 1 सेकंड के लिए पहले ये ग्राफिकल देखो। हाँ जी, तो अब बात करते हैं यहां पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। जब आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं तो ऐसा कहा जाता है, और इवन हमारे कुछ प्रैक्टिकल पैरामीटर से ये प्रूव भी हुआ कि हर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपने आप का रेट कांस्टेंट डबल कर लेती है, या रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है। इवन इसको प्रूव किया गया था विद द हेल्प ऑफ योर काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जहां पर एरिया अंडर द ग्राफ को अगर हम देखें तो हर टेम्परेचर T पर जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो एग्जैक्टली डबल हो जाता है T+10 पर। इसको और फर्दर प्रूव करा था आर्हेनियस इक्वेशन ने, जहां पर आर्हेनियस इक्वेशन थी K इक्वल्स टू A e रेस टू द पावर माइनस EA बाय RT, जहां पर A होता है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, वहीं पर EA होता है एक्टिवेशन एनर्जी, K रेट कांस्टेंट, और T टेम्परेचर। अब यहां पर अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी को समझो तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए चाहिए होती है। डेफिनेटली रिएक्टेंट वो एनर्जी को गेन करता है।
इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर वो एनर्जी लूज करता है। अगर वो एनर्जी ज्यादा लूज कर दे गेन होने से तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहता है, लेकिन कम लूज करे तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इवन इस फॉर्मूला को हम और फर्दर फॉर्मूलाज में लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से फॉर्मूलाज को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की। तो जब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट की बात आती है तो दो तरीके से आपके कैटलिस्ट होते हैं। पहला प्रोमोटर, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को ज्यादा करता है। दूसरा इनहिबिटर, जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है। दोनों ही केस में अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को समझे, एक के प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और दूसरे में एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। इसके बाद हमें कोलिजन थ्योरी पढ़नी है। कोलिजन थ्योरी डिपेंडेंट है नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स पे। ये कहा जाता है कि अगर मान लो आपने 100 मॉलिक्यूल्स को आपस में लिया है तो जरूरी नहीं है 100 के 100 मॉलिक्यूल्स आपस में इफेक्टिवली कोलाइड करें। हो सकता है 40, 50, 60, 70 आपस में इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं। तो हमें यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन को एक छोटे से रिलेशन से डिटरमाइन करना पड़ता है। जहां पर R रेट ऑफ रिएक्शन के लिए है, P प्रोबेबिलिटी के लिए है, ZAB इफेक्टिव कोलिजन्स के लिए है और e⁻⁻ एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशन है। यहां पर हमने कॉमन एग्जांपल आप लोगों का एसेंडो मैकेनिज्म का ले रखा है और उसी को यहां पर यूज किया है। इसके बाद छोटा सा आर्टिकल सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर हम लोग उसकी बात करें तो ध्यान से छोटा सा पॉइंट है लेकिन समझना बहुत जरूरी है और देखना भी बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल में समझाता हूं। मान लेते हैं मैंने एस्टर लिया, उसकी हाइड्रोलिसिस करने जा रहा हूं और मुझे नजर आता है कि ये अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहा है। इनिशियली इसका रेट लॉ जब देखा गया तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि हमारे पास एस्टर और पानी दोनों पे डिपेंडेंस है। लेकिन जब मैंने रिएक्शन कंडक्ट करी ये रियलाइज हुआ कि H2O की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बदल नहीं रही है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H2O अपीयर्स टू बी कांस्टेंट। और क्योंकि कंसंट्रेशन H2O की कांस्टेंट अपीयर हो रही है, हम कह सकते हैं K मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O कैन बी रिटन एज K डैश। और जब आप इसको रिप्लेस करते हो तो रेट इक्वल्स टू K डैश इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर और कह सकते हैं ये अब फर्स्ट ऑर्डर की तरह दिख रहा है। तो यहां पर इनिशियली जब एक रिएक्शन अलग ऑर्डर दिखाती है और विद द कोर्स ऑफ टाइम एक रिएक्शन अलग ऑर्डर दिखाती है, हम बोलते हैं ये है सूडो ऑर्डर रिएक्शन। जहां सेकेंड से फर्स्ट आ जाए तो हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका न्यूमेरिकल अभी आएगा तो बिल्कुल देखिएगा, बिल्कुल ऑब्जर्व करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इसको एक बार देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलिए अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन इसके बीच में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक है जरूर उसको एक बार एक्सेस करिए क्योंकि मॉक टेस्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मेरा प्रोमो कोड लगाना मत भूलिए, वो है NN50। आप प्रोमो कोड लगाएंगे तो डेफिनेटली आपके लिए भी बेनिफिट होगा और हमारे लिए भी बेनिफिट होगा। लेकिन उसके साथ साथ ये मॉक टेस्ट बिल्कुल अलाइंड है हमारी सारी मेहनत के साथ जो अभी हम यहां पर वन शॉट में डिलीवर कर रहे हैं। इसके साथ साथ आगे वन शॉट्स भी आएंगे और लाइव क्लासेस भी होंगी, तो उसके साथ तो जुड़ना बहुत ही जरूरी बन जाता है। चैनल को फॉलो करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए और अपने फ्रेंड्स को तो जरूर शेयर कर दीजिए क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अब मैं करवाऊंगा आपको साथ न्यूमेरिकल्स, तो न्यूमेरिकल्स बड़े ध्यान से एक एक चीज को माइंड में रखते हुए करिएगा, बहुत ही सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं।
कोई भी चीज स्किप ना हो, कोई भी चीज मिस ना हो, इसका ध्यान जरूर देना है। साथ के साथ अगर आप लोगों ने कोई भी चीज में दिक्कत फेस करते हो या इसके अपार्ट फ्रॉम कोई भी चीज चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, क्योंकि जब आप कमेंट सेक्शन में अपनी दिक्कत, अपनी परेशानी लिखेंगे तो हो सकता है कलेक्टिव कमेंट्स के रूप में मैं आपके साथ लाइव आ जाऊं, और जितने ज्यादा लोगों को आप लाइव से जोड़ सकते हैं उतना ही बेनिफिट रहेगा उन बच्चों का, एंड डेफिनेटली मजा आएगा जब आपसे इंटरेक्ट करेंगे। तो सारी चीजें एक साथ क्लस्टर में चलती हैं, आपका रोल, आपका सपोर्ट, आपका प्यार, और साथ में हमारी तरफ से मिलने वाला भरपूर और डेडिकेटेड कंटेंट। तो एज अ टीम रिप्रेजेंटिंग टेस्ट कोच निपुण नैयर, मैं आप लोगों को जो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट डिलीवर कर सकता हूं यहां पर डिलीवर कर रहा हूं अपनी टीम के साथ, और डेफिनेटली आपको जोड़कर रख रहा हूं। इन द मीन टाइम क्वेश्चंस पर वापस आते हैं, ध्यान दीजिएगा हर एक क्वेश्चन पर। कुछ क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा, कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, बट जेन्युइनली स्लाइड नंबर यहां से 18 स्लाइड, और साथ में क्वेश्चन नंबर का आंसर जरूर कमेंट में दीजिएगा। कहीं पर कोई स्टेप में दिक्कत होगी तो डेफिनेटली आंसर दूंगा। क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला, डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस। आई होप आप सबको रिवर्स ऑस्मोसिस पता होगा। Why are aquatic species more comfortable in cold water in comparison to warm water? तो डेफिनेटली टेम्परेचर और गैस का पानी में डिसॉल्व होने पे सॉल्युबिलिटी का रिलेशन यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन रीड करते हैं, न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन की लैंग्वेज पहले समझेंगे, फिर बीच बीच में अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन कहता है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर बता रखा है तो मॉलिक्यूलर मास की भी बात हो रखी है, इज प्रिपेयर्ड एट 303 केल्विन। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 303 केल्विन इज 32.8 mm of Hg, what would be the vapor pressure of solution? तो यहां पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है, और साथ के साथ प्लीज ध्यान दीजिएगा यहां पर ग्लूकोज मेंशन्ड है, तो ग्लूकोज के मतलब आपके लिए वेंटो फैक्टर की वैल्यू 1। तो रिलेशन सबसे पहले देखो कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो मेरे लिए मास ऑफ सॉल्यूट जो कि है ग्लूकोज कितना, 2 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास 180, मास ऑफ सॉल्वेंट कौन है, पानी कितना, अगर हम ध्यान से देखें तो 100 ग्राम्स, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास कितना, 80। इसके साथ साथ बोला गया है कि वेपर प्रेशर प्योर वाटर का है 32.8 mm ऑफ Hg, और वहीं पर हमें P निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, P0 माइनस P अपॉन में P0 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहां पर अगर वैल्यूज को पुट किया जाए तो 32.8 माइनस P अपॉन में 32.8 इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन को, क्योंकि हम लोग मानकर चल सकते हैं सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है, तो सिंपली ओपन करके लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो आपके लिए 32.8 माइनस P अपॉन में 32.8 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी 2 डिवाइडेड बाय 180 अपॉन में 100 डिवाइडेड बाय 18। तो 32.8 माइनस P अपॉन में 32.8 इज इक्वल टू 1/5 अपॉन में 100/1। यानी अगर हम इसको सॉल्व करें तो 32.8 माइनस P अपॉन में 32.8 इज इक्वल टू 1/500, और यहीं से 32.8 माइनस P इक्वल्स टू 32.8/500, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू आपके पास
आ जाएगी। सॉल्व करने में टाइम नहीं लगा रहा हूं, आप लोग सॉल्व करके आंसर कमेंट्स में दे सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। प्रिडिक्ट वेदर वेंट ऑफ फैक्टर विल बी ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 1 व्हेन इथेनोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन बेंजीन। अब देखो, इथेनोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन बेंजीन, प्लीज ध्यान दीजिएगा। आप पानी में डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं जो एसिडिक नेचर दिखाएगा, तो यहां पर इस पॉइंट को समझकर आई की वैल्यू को लिखिएगा, बिना इसके नहीं लिखिएगा। डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन, सिंपल सा है। कैलकुलेट मास ऑफ CaCl2 टू बी डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम्स ऑफ वाटर टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2 केल्विन, अज्यूमिंग दैट CaCl2 अंडरगोज कंप्लीट डिसोसिएशन। अगर CaCl2 कंप्लीट डिसोसिएशन ना भी लिखा होता तो हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है और ये 100% डिसोसिएट होता ही होता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेजेस में लिखें तो सबसे पहले हमें मास ऑफ CaCl2 निकालना है। मॉलिक्यूलर मास देखो कितने अच्छे लोग हैं, ये देकर रखते हैं। उसके बाद मास ऑफ पानी यानी सॉल्वेंट कितना, दैट इज 500 ग्राम्स। इसके बाद डेल्टा TF 2K और आई की वैल्यू बिल्कुल काम में आने वाली है, तो उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एज CaCl2 कंप्लीटली डिसोसिएट्स therefore CaCl2 gives Ca2 plus 2Cl minus और I की वैल्यू नंबर ऑफ आयंस पे आ गई कितनी, 3। तो अकॉर्डिंग टू डेल्टा TF इक्वल्स टू I इंटू KFM, अच्छा KF की वैल्यू हमें दे रखी है तो वो भी लिखेंगे हम साथ में ही। KF इक्वल्स टू 1.86 केल्विन kg पर मोल। यहां पर वापस आते हैं तो मैं पहले ही मोलालिटी का फॉर्मूला ओपन कर लेता हूं। डेल्टा TF इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg और नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। अब एक एक करके चीजों को पुट करें तो आपके पास यहां पर 2 इक्वल्स टू 3 इंटू 1.86 इंटू मास तो मुझे निकालना है अपॉन में मॉलिक्यूलर मास विच इज 111 इंटू 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज 500। तो कैंसिल खेलेंगे बहुत कुछ, तो 111 अपॉन में 3 इंटू 1.86 विल बी मास ऑफ सॉल्यूट। भाई प्लीज बार बार बोल रहा हूं, मैं यहां पर कैलकुलेटर लेकर काम करूं और आपके 5 मिनट खराब करूं, ये मुझे नहीं समझ में आता। आप यहां से मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हुए बिल्कुल लैंग्वेज अब सिमिलर नजर आएगी। क्वेश्चन अच्छा होगा तो मजा आएगा करने में, मुझे ये बहुत प्यारा लगता है क्वेश्चन। खैर, लैंग्वेज, व्हाई इज द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर फॉर इथेनोइक एसिड इन बेंजीन इज क्लोजेस्ट टू 0.5। चलो इसने तो बता ही दिया, पिछले क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया। वैसे मैं चाह रहा था आप कमेंट में दें लेकिन दे दिया। तो भैया जब आप बेंजीन में डाल रहे हैं तो ध्यान से देख के चलिएगा, बेंजीन के अंदर भी ये एसोसिएशन की कहानी को दिखाएगा। पानी होता तो डिसोसिएशन की कहानी को दिखाता, और जहां एसोसिएशन होगा आई की वैल्यू लेस देन 1, डिसोसिएशन होगा आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। उसके बाद डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो सेम क्वेश्चन है यार, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, अब मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं लेकिन लैंग्वेज में बता रहा हूं। पाई इक्वल्स टू ICRT, क्योंकि K2SO4 है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड लिखा हुआ है, नहीं भी लिखा होता तो भी आप इसके आई की वैल्यू लेते 3 को वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आपके पास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में आपसे किसी एंटिटी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जाए तो वहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनते हैं, देखो ये बात समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन भी हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अक्सर एसोसिएशन में नजर आते हैं
और जब भी एसोसिएशन में नजर आएंगे, बात को समझिएगा, अगर I की वैल्यू है 1 तो देयर इज एटॉमिसिटी इक्वल टू 1। आप X लगोगे बस। I की वैल्यू है 0.5 तो एटॉमिसिटी है 2 की, यानी हम हैं x2। 0.5 को और अच्छे तरीके से देखने के लिए मैं 1/2 लिख रहा हूं, अब 2 नजर आएगा। I की वैल्यू 0.33 यानी 1/3 तो A हो गया 3 और आप हो गए x3। I की वैल्यू 0.25 यानी 1/4 A हो गया 4 यानी x4। I की वैल्यू 0.125 यानी 1/8 तो A हो गया 8 यानी x8। तो भाई अल्टीमेटली जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आप I की वैल्यू निकालते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप I की वैल्यू से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन को जरा रीड करता हूं, आपको समझ में आएगा। मेरे बिना कैलकुलेट करे ही पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। When 25.6 grams of sulfur was dissolved in 1000 grams of benzene, mass of solute, mass of solvent, S लेकर चलो ना भाई, mass of solvent, molecular mass of solute, lowering दिखाई, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो भैया यहां से आप KF को पुट करके, एटॉमिक मासेस को पुट करके क्या I की वैल्यू निकाल सकते हैं। लो फॉर्मूला, डेल्टा TF equals to I into KF into mass of solute divided by molecular mass of solute into 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। सारी वैल्यू पुट करोगे, देखना I की वैल्यू जो आएगी यहां पर दैट विल बी 0.125 और उसी कॉन्टेक्स्ट से आप आंसर निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चंस सिमिलर से हैं, मैं बार बार बोल दूं, अगर आप सॉल्यूशन चैप्टर की बात जब कर रहे हैं, हेनरीज लॉ लैंग्वेज आपको साफ साफ बताएगी, गैस सॉल्वेंट में डाली जाएगी, KH की या तो पूछी जाएगी वैल्यू या दी जाएगी। रॉल्स लॉ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होता है जहां पर आपके साथ डिस्कशन में एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट दोनों के प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर दिए होंगे, यानी सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों के ही वेपर प्रेशर आपको गिवन होंगे। इसी तरह से तीसरा जो सा पॉइंट आता है वो स्ट्रेट अवे आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेंटो फैक्टर के बिना और वेंटो फैक्टर के साथ। इस बच्चे ने इस पे कमांड बना ली, समझ लेना उसकी कमांड पूरे के पूरे टॉपिक पर होगी क्योंकि वेंटो फैक्टर का क्वेश्चन पक्का दिखाई देगा। लैंग्वेज पढ़ते हैं। 0.01 मोलर aqua solution of AlCl3 freezes at -068 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। परसेंटेज डिसोसिएशन बोल दिया भैया, तो I की वैल्यू निकालोगे और उसके बाद इस्तेमाल करोगे। पक्का हो सकता है, कर लोगे यार क्वेश्चन, प्लीज ट्राई करिए, कमेंट पे आंसर दीजिए। मैं यहां पर स्लाइड नंबर लिख रहा हूं, स्लाइड 21। ठीक है, चलिए इससे आगे अगला क्वेश्चन। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड in 35 gram of benzene is depressed by 2.94 Kelvin. What is the percentage association of benzene if it forms dimer? कहीं लैंग्वेज सुनी हुई नजर आ रही है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है सिमिलर लैंग्वेज का। When 2 gram of benzoic acid is dissolved in 25 gram of benzene, it shows a molar depression of 1.62 Kelvin. फिर डाइमर के ऊपर बातचीत करो, उसका आंसर 99.2% आता है। तो वो क्वेश्चन जरूर दिल्ली 2020 में आया होगा। ऑल इंडिया में लैंग्वेज को सेम रखकर वैल्यूज को बदल दिया। तो क्वेश्चन करवा लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मास ऑफ सोल्यूट विच इज 5 grams, मॉलिक्यूलर मास विच इज 122,
मास ऑफ सॉल्वेंट समवेयर अराउंड 35। उसके बाद डेल्टा TF 2.94, KF 4.9। तो यहां से डेल्टा TF इक्वल्स टू IKFM या डेल्टा TF इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। पुट करें तो आप हैं 2.94, I की वैल्यू मुझे पता नहीं है, KF की वैल्यू है 4.9 इंटू मास ऑफ सोल्यूट दैट इज 5 इंटू 1000 अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट की अगर हम बात करते हैं तो 122 और मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो 35। तो यहां पर कैंसिल खेलना शुरू करेंगे। तो आप हो गए I इक्वल्स टू 2.94 इंटू 122 अपॉन में 7 इंटू 100। तो यहां से I की वैल्यू फॉर श्योर I की वैल्यू 1 से छोटी आएगी। गलती मत करिएगा कहीं पर भी, अगर गलती से आपकी वैल्यू I से 1 से बड़ी आ रही है तो भैया कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। यहां पर 2.94 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 122 डिवाइडेड बाय 107 तो कुछ 0.51 वैल्यू आ रही है I की। और फिर आप I से अल्फा निकालने जाएंगे तो देखिए प्लीज कैसे करना है। आपने बेंजोइक एसिड लिया है, पानी में डाला, बेंजीन में डाला, बेशक सॉल्वेंट मत ही लिखिए, ये बन जाएगा Ba होल ट्वाइस, इनिशियली 10, इक्विलिब्रियम की बात हुई 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाय 2, I की वैल्यू 1 माइनस अल्फा बाय 2, I की वैल्यू 0.51 इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा बाय 2, माइनस करेंगे तो 0.49 इक्वल्स टू अल्फा बाय 2। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके लिए 0.98, परसेंटेज निकालनी है इसलिए अल्फा परसेंट हो जाएगा 98%। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई पर्सनली फील, मुझे बड़ा पसंद है ये क्वेश्चन और ये आने के चांसेस हैं, ऐसा मतलब, ठीक है ना। इसके बाद AB टू AB4 वाला बड़ा बार रिपीट होता है क्वेश्चन, उस पर ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन सेम लैंग्वेज पे है यार, अब मैं प्लीज ये क्वेश्चन नहीं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा इसको। सेम क्वेश्चन CaCl2 वाला तो यार हमने देखा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 1.5 ग्राम्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, भैया कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई, इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन द बॉइलिंग पॉइंट रेजेस फ्रॉम दिस टू दिस, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। हो सकता है डेल्टा टीवी वाला क्वेश्चन है, सामने सामने क्वेश्चन है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसके आगे रीड करते हैं, व्हेन 2.56 ग्राम, सेम क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ना रिपीट करते हैं और साथ में ना पैरेलली जो चीज लग रही है उसको देखना बहुत जरूरी है। दिस इज अ गुड थ्योरेटिकल क्वेश्चन विच आई पर्सनली फील बच्चे को पता होना चाहिए। तो यहां पर हमारी थ्योरी से आता है कि भैया इतना सेल का परसेंटेज रहता है, अब उससे ज्यादा या उससे कम अगर जोड़ोगे तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन की जगह हाइपर और हाइपो जुड़ जाएगा, तो डेफिनेटली सॉल्वेंट विल मूव, श्रिंकिंग या स्वेलिंग अप होगा। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए इससे आगे देखते हैं। 3.9 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिसॉल्व्ड इन 49 ग्राम्स ऑफ बेंजीन शोज अ डिप्रेशन इन सेम, तो सेम क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज भी सेम है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखने वाले क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहूंगा ये आप करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अपने आप चीजें होंगी। Assuming complete dissociation, calculate the expected freezing point of a solution prepared by dissolving 6 gram of this
इन 0.10 ग्राम ऑफ वाटर, अज्यूमिंग दिस। हो सकता है यार सेम क्वेश्चन है। हिंट में बता दूं, कंप्लीट डिसोसिएशन की बात कर रहा है तो भैया आई की वैल्यू को जरा निगलेक्ट मत करिएगा और फिर अपना फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा TF इक्वल्स टू I इंटू KFM। अपने आप देखना आंसर पक्का पक्का आएगा। चलिए, ये भी क्वेश्चन है, जल्दी से रीड करेंगे इस क्वेश्चन को, कहीं पर अटके तो बात करेंगे, नहीं तो मैं इसके बारे में बता ही रहा हूं जल्दी से। चलिए, ये क्वेश्चन आपने देख लिया, K2SO4 है, कंप्लीटली डिसोसिएशन करेगा, I की वैल्यू 3 रहती है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चंस पेपर में काफी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो यहां पर स्टेट रॉल्ड्स लॉ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली 2019 में आ रखा है। एक्वेटिक एनिमल्स, ये दोबारा से आ गया क्वेश्चन जो हमने डिस्कस करा था। गैस A is more soluble in water than gas B at same temperature. Which one of the two gases have higher value of KH? तो KH is inversely proportional to solubility। और फिर explain Henry's law and likewise। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, प्लीज मिस मत करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई भी चीज स्किप आउट नहीं होनी चाहिए आप लोगों से। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपके पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्स इक्वेशन का क्वेश्चन बहुत बार बनेगा, वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस नर्स इक्वेशन में आते हैं, इसमें से एक टाइप आपके सामने दे रखा है, करने का तरीका देखिएगा। तो यहां पर सबसे पहले आपको पता है E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, क्योंकि कैथोड आपके पास निकल है और एनोड आपके पास एल्यूमिनियम है, तो E0 ऑफ Ni2 प्लस स्लैश Ni माइनस E0 ऑफ Al3 प्लस स्लैश Al। पुट करें वैल्यूज को तो -0.25 माइनस ऑफ -1.66, दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा +1.41 वोल्ट। ये तो E0 सेल आ गया। अब आपके लिए नर्स इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन EMF इक्वल्स टू E0 सेल माइनस RT बाय NF नेचुरल लॉग ऑफ QC एट 298 केल्विन। EMF इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.05912 अपॉन में N लॉग ऑफ QC। अब चीजों को पुट करना है, आपके पास N की वैल्यू निकालनी है, तो एज पर द गिवन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल एट एनोड Al gives Al3 plus 3 electrons, at cathode Ni2 plus 2 electrons gives Ni। ओवरऑल रिएक्शन, तो भैया ओवरऑल रिएक्शन निकालने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और ऐड कर रहा हूं, तो 3 टाइम्स ऑफ Ni2 plus 6 electrons plus 2 times of Al gives 2 times of Al3 plus 3 times of Ni plus 6 electrons। तो यहां से मुझे N की वैल्यू मिल गई 6 और QC मेरे लिए हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ Al3 प्लस रेज टू द पावर 2 अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ Ni2 प्लस रेज टू द पावर 3। सारी चीजें आपके पास हैं, नर्स इक्वेशन में चीजें डालेंगे तो 1.41 माइनस 0.05912 अपॉन में 6 इंटू लॉग ऑफ QC। तो Al3 प्लस की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो 0.001 का होल स्क्वायर अपॉन में Ni2 प्लस रेज टू द पावर 3, तो 0.1 रेज टू द पावर 3। पूरी तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। वैसे वैल्यूज आपको दे रखी है इन्होंने, तो आप उसको इस्तेमाल आसानी से बखूबी तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप सारी की सारी चीजों के क्वेश्चन के आंसर आप निकाल सकते हैं। सॉल्व मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि आप लोग ज्यादा न्यूमेरिकल्स को देख सकें।
इसके बाद अब इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो ध्यान से। तो क्वेश्चन के अंदर आपको इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन के अंदर आपको बताया हुआ है इस रिडॉक्स रिएक्शन का पोटेंशियल है 2.71 वोल्ट। तो आई होप मैंने जब आपके साथ बात करी थी सबसे पहले इंस्टेंस में, इस पोटेंशियल से कम पोटेंशियल आप अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है वो चलता रहेगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा अप्लाई कर देंगे तो फिनोमिना इलेक्ट्रोलिटिक हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। प्लीज याद रखिएगा ऑक्सीडेशन की साइड से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर रिडक्शन की तरफ जाते हैं, ये बात समझिएगा। तो करंट की डायरेक्शन रिडक्शन से कहां होती है? ऑक्सीडेशन की साइड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो सिमिलर क्वेश्चन है, बस डिफरेंस है आपको जो इक्वेशन दे रखी है उसमें डेल्टा जी दे रखा है। तो भैया डेल्टा जी इस्तेमाल करके देखिए प्लीज, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल इस्तेमाल करके ई नॉट सेल निकालिएगा और फिर उसको इस्तेमाल करके ईएमएफ की वैल्यू आप निकालेंगे नर्स्ट इक्वेशन से। तो स्ट्रेट अवे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है, जरूर आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। भैया जहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात आ गई, साफ साफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बोला है कि आपका ईएमएफ हो चुका है 0। तो जब समझाया था तो उसी के बेसिस पे आंसर बनेगा। इक्वेशन अगर आप चाहो तो मैं लिख देता हूं, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.05912 अपॉन में एन लॉग ऑफ के सी। पुट करिए एंड यू विल गेट दी आंसर। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, कैलकुलेट ईएमएफ एंड डेल्टा जी नॉट, सिमिलर क्वेश्चन है। मैं सिमिलर क्वेश्चन को अब डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट लैंग्वेज को क्वेश्चन को देखते हुए चलिए, कभी कभार पेपर में दिख जाएगा तो डेफिनेटली आपको मजा आएगा। इससे आगे बातचीत करें, ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगता है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मानते हैं, बहुत सारे सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन दिखाई दिया है, आप प्लीज गौर करिएगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, उसके बाद सिल्वर प्लेट एनोड पर है कैथोड पर है, उसके बारे में सारी की सारी चीजें आपके सामने दे रखी हैं। तो प्लीज जरा ध्यान से देखते हुए इस पूरे क्वेश्चन को रीड कर रहे हो और आंसर्स को भी रीड कर रहे हो, जहां पर मैंने आपको आंसर्स दे रखे हैं, ताकि आपके लिए टाइम बचे, आसान रहे चीजें। देखिए जल्दी से, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दोबारा से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर ये डिस्कशन हमने ऑलरेडी करी हुई है कि भैया अगर हम एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगाएंगे या कम लगाएंगे। अब बच्चा कहता है सर ये क्वेश्चन कहां से बना, तो भाई तुम्हारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब न्यूमेरिकल नहीं कह सकते, लेकिन एनसीईआरटी से ही वो पूरा डायग्राम है। और अगर आप इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग में लेके जाओगे जहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है, मैंने इसका पूरा का पूरा एग्जांपल लिया है। अब यहां से क्वेश्चन, एस्टिमेट द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड टू रिड्यूस Al2O3 at 500 डिग्री सेल्सियस, द फ्री एनर्जी चेंज फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, और कहीं डाउट रहेगा तो मेरे से बात होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इस टॉपिक के काफी आते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के, तो देख सकते हैं क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं। सबसे पहला आपके पास है, डिफाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, व्हाई कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। प्लीज बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, पूछा मोलर कंडक्टिविटी है लेकिन रिलेशन किसका बोल रहा है, कंडक्टिविटी का। तो प्लीज इस बात को ध्यान से लेकर चलिएगा, कहीं पर गलती मत करिएगा। ही इज टॉकिंग अबाउट रिलेशन विद के एंड सी। उसके बाद स्टेट कोलरॉश लॉ, परफेक्टली एग्जाम्पल के साथ बातचीत करेंगे। उसके बाद आपके पास टर्म डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक्सप्रेशन वगैरह सारे क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट, the resistance of 0.01 molar NaCl solution at 25 degree Celsius is 200 ohm. R दे रखा है। The cell constant for the conductivity cell is unity, L upon A की वैल्यू 1 दे रखी है। Calculate molar conductivity। तो यार आई होप lambda m equals to 1000 K by C, इसके लिए तुम्हें अगर जाना है तो आपके रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से R इक्वल्स टू रो L बाई A,
या R इक्वल्स टू 1/k इंटू सेल कॉन्स्टेंट या सेल कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू R इंटू के। पुट करके यहां पहुंचिए, आपको आंसर पक्का मिलेगा। ठीक है, चलिए। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl इज दिस, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। सेम क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप है। क्वेश्चन की टाइप को प्लीज ध्यान दे दिया करिए, क्योंकि चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। कोई भी चीज स्किप या मिस नहीं करा करो। फिर दोबारा से लैम्डा m इक्वल्स टू 1000 K/c वाला फॉर्मूला लगेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है क्वेश्चन का। क्वेश्चन, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस इज फाउंड टू बी दिस, कैलकुलेट कंडक्टिविटी प्लीज। सिमिलर क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहा हूं। ये अच्छा है, मुझे बड़ा फील होता है कि अगर पेपर सेट हो रहा है तो ये ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जल्दी से क्वेश्चन को देखिए और उसके आंसर्स भी देखिए। देखो जल्दी से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि यार डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है ना, उसमें मॉक टेस्ट है, वो मॉक टेस्ट जरूर लगाइए यार। यू हैव एम्पल टाइम। मुझे नहीं पता आप लोगों ने अपना फिजिक्स का एग्जामिनेशन किस तरीके से दिया है, अच्छा हुआ हो आई होप, और नहीं 1% अप एंड डाउन रहा है तो उसको जरा पीछे छोड़ते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर जो मेहनत मिल रही है और ऊपर से जितने नंबर ऑफ डेज मिले हैं, डेफिनेटली आप बहुत सारी जगहों पर कवर कर सकते हैं। अगर फिजिक्स में कवर करने की जरूरत नहीं है तो डेफिनेटली आगे आने वाले एग्जामिनेशन में शायद जरूरत पड़ जाए, भगवान ना करे कभी जरूरत पड़े वैसे तो, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। इसके साथ साथ सीयूटी के प्रिपरेशन, सारी चीजें अपने आप में इंटैक्ट रखिए। फॉर्म वगैरह आया हुआ आपने भर दिया होगा, कोई भी चीज छूटी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को लैंग्वेज के तौर पर रीड करेंगे, इंपॉर्टेंट है। फ्यूल सेल, प्लीज ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से आगे बात करते हैं। कोलरश लॉ पे क्वेश्चन है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। कोलरश लॉ में आपको बोला गया है, बताइए एसिटिक एसिड की, तो लैम्डा m CH3COOH निकालना है, तो लैम्डा m CH3COO माइनस प्लस लैम्डा m नॉट ऑफ H प्लस। अब भाई H प्लस तुमसे बचेगा, CH3COO माइनस तुमसे बचेगा, लेकिन हमें तो NaCl नहीं चाहिए, तो हम कह सकते हैं दिस, इसको मैं 1 लिख रहा हूं, प्लस दिस माइनस दिस, यू विल गेट द आंसर। उसके बाद बाकी सारी चीजें। अब 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन यार बड़ी बार बहुत बार पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर हम इस क्वेश्चन को देख के चलें तो इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन जो सा इसमें है कि भैया टाइम निकाल के दीजिए, और दूसरा क्वेश्चन है बाकी सेल्स की बात कीजिए। तो एक एक करके जरा बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं फॉर सिल्वर नाइट्रेट सेल। हमें पता है Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। अब हमें बताया गया हम सेल में से इलेक्ट्रिसिटी पास करी और 1.45 ग्राम्स का सिल्वर डिपॉजिट हुआ है, तो कहीं ना कहीं 1.45 अपॉन में 108 मोल्स का डिपॉजिशन है, जिसकी वजह से 1.45 अपॉन में 108 मोल्स की इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है। बोल सकता है मोल्स ऑफ चार्ज पास्ट पक्का। अब जब हमारे पास ये आ गया, ये आगे चलकर इस्तेमाल होगा। अब हमारे लिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय चार्ज इन 1 मोल। तो यहां पर टोटल चार्ज हमारे पास अगर हम देखेंगे तो निकालना है, तो यहां पर 1.45 अपॉन में 108 इक्वल्स टू
टोटल चार्ज अपॉन में 96500, तो टोटल चार्ज हो गया 1.45 अपॉन में 108 इंटू 96500, ये टोटल चार्ज हुआ। अब टोटल चार्ज जिसको आप Q बोलते हो, Q इक्वल्स टू I इंटू टी, तो यहां पर 1.45 अपॉन में 108 इंटू 96500 इक्वल्स टू 1.5 इंटू टी, यहां टी हो गया 1.45 अपॉन में 108 इंटू 96500 अपॉन में 1.5 सेकेंड्स। सॉल्व करोगे आपका पहला पोर्शन क्लियर होता है। अब दूसरा पोर्शन है, तो दूसरे पोर्शन में सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, आपके लिए जो चार्ज पास करा है वो तीनों में सेम जा रहा है, तो मैं लिख सकता हूं फॉर ZnSO4 नंबर ऑफ मोल्स डिपॉजिटेड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय n फैक्टर, यानी 1.45 अपॉन में 108 इंटू 1/2 मोल्स। ऐसे ही फॉर CuSO4 नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोल्स ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय n फैक्टर, यानी 1.45 अपॉन में 108 इंटू 1/2, ये दोनों के मोल्स आए। अब मोल से मास निकालना है, तो देयरफॉर 1.45 अपॉन में 108 इंटू 1/2 इंटू 63.5, ये कॉपर की बात होगी, और 1.45 अपॉन में 108 इंटू 1/2 इंटू 65, ये जिंक की बात होगी। थोड़ा सा रफ में लिखा है, बट आपने पेपर में सही ढंग से अटेम्प्ट करना। देखिए, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन, अब तो छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं भैया। मास निकालना है, आपके पास करंट दे रखा है, आपके पास टाइम दे रखा है, इससे चार्ज निकालिए, चार्ज के मोल्स निकालिए, इक्वेट करिए, आपके पास आंसर आएगा। मोल्स में फिर मास में सेम। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड, तो भैया Ca2+ 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ca। आपके मोल्स हैं हाफ, तो आपका 1 मोल चाहिए। अब 1 मोल का मतलब है कितना फैराडे? 1 फैराडे। इसी तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बार बार जो सा मैंने आपको पूरा का पूरा टेबल दिया है भैया वो लर्न होना चाहिए। तो वहां पर मर्करी सेल के बारे में, सेकेंडरी बैटरी के बारे में सारी चीजें हैं। प्लीज इसको इंपॉर्टेंटली रीड कर रहे हैं, देखिए जल्दी से ऑब्जर्व करिए, जल्दी से, इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इससे आगे बातचीत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपके पास है, a reaction is second order with respect to a reactant, how the rate of reaction is affected if concentration of reactant is doubled and reduced to half। तो ये आप कर सकते हैं। इसी के बाद बेसिक डेफिनेशंस हैं, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a reaction A plus B gives P, the rate law is given by rate equals to K, A raised to the power 1/2, B raised to the power 2. What is the order of reaction? तो बेटा half plus 2 यानी 5/2। इसके बाद क्वेश्चन आपके सामने है दिल्ली 2013 का, प्लीज ध्यान दीजिएगा। हाउ इज रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू 3 टाइम्स, सेकेंड ऑर्डर में है तो 9 गुना हो जाएगा। इसी तरह से ए और बी को बोथ को डबल कर दिया तो 4 और 2 8 टाइम्स हो जाएगा। प्लीज इसको सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी माइंड में जरूर रखिएगा, रीजन असर्शन में काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स, और हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस इट्स इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। मैं लिख सकता हूं लेट
इनिशियल कंसेंट्रेशन भी 100, तो फाइनल कंसेंट्रेशन हो जाएगी 100/16। तो यहां से टाइम निकालना है, हमें पता है KT इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन बाय फाइनल कंसेंट्रेशन। K की वैल्यू 60 इंटू T इक्वल्स टू 2.303 लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन 100 अपॉन में फाइनल कंसेंट्रेशन 100/16, तो T हो जाएगा 2.303/60 इंटू लॉग ऑफ 16, यानी 2.303/60 इंटू लॉग ऑफ 2⁴, या 2.303 इंटू 4 इंटू 0.3010/60। सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। भैया लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन बोर्ड में था। अगर आप यहां पर कंपेयर या आपके कह सकते हैं प्रूव वाले क्वेश्चन देखेंगे तो एनसीईआरटी में 3 से 4 क्वेश्चंस हैं, जरूर माइंड में रखिएगा। तो मेरे लिए सबसे पहले T99 टाइम टेकन फॉर 99% कंप्लीशन, T90 टाइम टेकन फॉर 90% कंप्लीशन। इसी तरीके से आपके पास कंसंट्रेशन को मैंने 100 मान लिया एट 99% कंप्लीशन, R99 हो जाएगा 1 एट 90% कंप्लीशन, R90 हो जाएगा 10। अब दोनों के लिए इक्वेशन बनाएं तो K तो एज इट इज, T99 इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन बाय फाइनल कंसेंट्रेशन, तो 100 अपॉन में 1, या T99 इक्वल्स टू 2.303 इंटू 2 लॉग 10 बाय K, और यहां K को अभी डिनोमिनेटर में लाए ना, और इसी तरह से K इंटू T90 इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑफ 100/10, या K इंटू T90 इक्वल्स टू 2.303 लॉग 10। A और B को डिवाइड करें तो T99 अपॉन में T90 इक्वल्स टू 2.303 इंटू 2 अपॉन में 2.303, यानी T99 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ T90। देख सकते हैं, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ट्राई करिएगा, मिस नहीं करिएगा। सेम ये भी ट्राई करोगे, मिस नहीं करोगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों ने देखने हैं। इसके बाद एक हमारी वन शॉट लाइव क्लास रहेगी जिसके अंदर मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा आपकी बुक 1 के, और फिर एक और वन शॉट लाइव रहेगी जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा बुक 2 के। मोर देन सफिशिएंट रहेगा। कोई भैया सुबह 4 बजे भैया दीदी के साथ नहीं चलने की जरूरत पड़ेगी। जहां पर इस चैनल पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सारे के सारे फेवरेट टीचर्स ने ली है वो डेफिनेटली हम लोग कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखते रहिए वीडियोस, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स को शेयर करिए, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के जरा मॉडल टेस्ट पेपर लगा दीजिए। क्वेश्चन लाएंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, बात करेंगे और आंसर निकालेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।